Hello students, welcome to discussion of JEE Mains 71 अभ्यास है। In this question, देखो पहले क्वेश्चन में अपने को गिवन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन अपने पास लिखी हुई है अंडर रूट ऑफ x प्लस 14 माइनस 8 अंडर रूट x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 23 माइनस 10 अंडर रूट x माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 3। अब देखो इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो देखो इधर जो ये अंडर रूट x माइनस 2 लिखा हुआ है, मैंने ये जो नंबर है इसको ऐसे लिखा x माइनस 2 प्लस 16 माइनस 8 अंडर रूट x माइनस 2। और ऐसा लिखने का देखो फायदा क्या हुआ, इसको फिर फर्दर मैंने लिख दिया अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट x माइनस 2। ये हमने ऐसा लिख दिया। सिमिलरली दूसरे अगर नंबर को लिखूंगा तो वो मैं लिखूंगा x माइनस 2 प्लस 25 माइनस 10 अंडर रूट x माइनस 2। तो फिर फर्दर उसको भी लिख दिया अंडर रूट ऑफ अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 10 अंडर रूट x माइनस 2। तो अपने पास ये टर्म सिंप्लीफाई होके बन जाएगी अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ अंडर रूट x माइनस 2 माइनस 5 टू द होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3। स्क्वायर रूट के अंदर अंडर रूट आ रहा है तो अपने पास बन जाएगा। इसके बाद मैं इधर आ रहा हूं मॉड अंडर रूट x माइनस 2 माइनस 4 प्लस दोबारा स्क्वायर रूट के अंदर मॉड्यूलस आ रहा है तो फिर ये फिर मॉड्यूलस बन जाएगा अंडर रूट x माइनस 2 माइनस 5 इज 3। नाउ हम एक इक्वेशन देख रहे हैं अंडर रूट x माइनस 2 को हम कुछ t पुट कर लेते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा मॉड t माइनस 4 प्लस मॉड t माइनस 5 इक्वल्स टू 3। अब इस इक्वेशन को आप t के लिए तो सॉल्व कर ही सकते हो, मॉड की इक्वेशन है, वी हैव टू टेक केसेस। देखो केसेस ले लेता हूं तो अपने पास इक्वेशन थी मॉड t माइनस 4 प्लस मॉड t माइनस 5 इक्वल्स टू 3। नाउ केस 1 when t is greater than equals to 5, ये दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। t माइनस 5 t माइनस 4 इक्वल्स टू 3 तो t अपने पास 6 आ जाएगा। केस 2 अगर हम लेंगे केस 2 देखो ये जो t इक्वल्स टू से क्या है, t ग्रेटर देन 5 है तो इट विल बी सिलेक्टेड। केस 2 में अब देखेंगे तो t लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, दूसरा वाला मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। This is equals to 3, t से t कैंसिल आएगा, 1 is not equals to 3, नो सॉल्यूशन आया। केस 2 से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सिमिलरली we'll take केस 3 एंड केस 3 में we will take t is less than 4, t less than 4 दोनों मोड नेगेटिव साइन के साथ कर लेंगे, माइनस t प्लस 4 माइनस t प्लस 5 इक्वल्स टू 3 तो अपने पास आएगा 2t 9 6 t इक्वल्स टू 3 और t लेस देन 4 था तो मतलब सिलेक्ट हो गया। केवल ये लेस देन 4 है, सही कंफ्यूज नहीं होना। और t हमने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है अंडर रूट x माइनस 2 इक्वल्स टू 6 और इधर अंडर रूट x माइनस 2 इक्वल्स टू, तो x माइनस 2 अपने पास 36 आया, इधर से x माइनस 2 9 आया तो x इधर 11 हो गया और x इधर 38 हो गया। तो x की कितनी वैल्यूज आई, सिर्फ x की दो वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, 38 एंड 11। ऑप्शन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आ गए, दो रियल सॉल्यूशन, ए इज करेक्ट आंसर। Moving to next question. In the next question, we have given these if the numbers this
आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब ये नंबर तीनों नंबर एपी में है। अब ये तीनों नंबर एपी में है तो मिडिल का डबल यानी 14, मिडिल का डबल इज एक्सट्रीम का सम 3 की पावर 2a माइनस 1, 3 की पावर 4 माइनस 2। नाउ हम 3 की पावर 2a को t पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 28 इक्वल्स टू t बाई 3 प्लस 81 बाई टी। नाउ स्क्वायर कर दो, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने से इधर बन जाएगा 84t इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 243। तो टी स्क्वायर माइनस 84t प्लस 243 इज 0। फैक्टराइज करेंगे t की दो वैल्यूज आएंगे, एक 81 और एक 3। तो अपने पास t जो 3 की पावर 2 था वो या तो 3 की पावर 4 आया, ये 3 की पावर 2 3 के इक्वल आया, मतलब 2a या तो 4 के इक्वल आया या 2a 1 के इक्वल आया, मतलब a या तो 2 आया या a कितना आया, हाफ आया। देन इट्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू, अब a की वैल्यू तो अपने पास आ गई है, a या तो अपने पास a अपने को बोल रखा है 0 to 1 है, 0 to 1 है मतलब ये 2 वाला सिलेक्ट नहीं होगा, a 1/2 सिलेक्ट होगा। अगर a 1/2 होगा तो a को 1/2 पुट किया तो टर्म्स बनी 3 की पावर 0, 14, 3 की पावर 4 माइनस 1, तो पहली वाली टर्म 1, 14, 27। अब नाउ वी हैव टू फाइंड 53 टर्म। इसकी फर्स्ट टर्म a तो 1 हो गई एंड d कितना हो गया, 13 हो गया, एंड वी हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म। तो t5 अपने पास आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 13, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, 53। ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए। अब इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए तो हम देखो x को tan थीटा पुट कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, जिससे फॉर्मूला बन जाएगा। और x तो रियल नंबर को बिलोंग करता है क्योंकि साइन इनवर्स वाला नंबर, देखो अब x में देखूंगा कहां से कहां तक लाई करेगा, साइन इनवर्स के अंदर वाला नंबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। और इसको अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो इसको आप लिख सकते हो 2 अपॉन 1 by x plus x is less than equals to 1 is greater than -1। अब नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, केवल मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, नंबर प्लस इसका रेसिप्रोकल या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है और लेस देन इक्वल्स टू -2 होता है। लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, -2 होता है। x प्लस 1 बाय एक्स, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल या तो 2 या 2 से बड़ा होता है या -2 या उससे छोटा होता है। तो अगर मैं इसको 2 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 1 से छोटा आएगा या -1 से बड़ा ही आएगा, मतलब ये हर x की वैल्यूज के लिए ये अपने पास लाई कर जाएगा, कहां से कहां तक लाई कर जाएगा, -1 से 1 तक। और अगर x को आप tan थीटा पुट कर देंगे, x को जैसे ही आप tan थीटा पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और जो थीटा जो नंबर है वो देखो आपने x को थीटा पुट किया है और x इज रियल नंबर, तो थीटा जो है -π/2 से π/2 लाई करेगा। थीटा विल लाई फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो अपने पास बनेगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब अपने को पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का तो अपने को ग्राफ याद रखना होता है, जिगजैग ग्राफ होता है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है इन इट्स प्रिंसिपल डोमेन। मतलब अगर मैं ये जो नंबर है इसको अगर मैं -π/2 से π/2 पुट करूं, कहां से कहां तक पुट करूं, -π/2 से π/2, तब ये नंबर x, मतलब साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ होता है ऐसा x। फिर उसके बाद ऐसे जिगजैग ग्राफ बनता है, उसके बाद ऐसे जिगजैग ग्राफ बनता है, और इसकी इक्वेशन निकालने के लिए ये वाला पॉइंट π,0 होता है, स्लोप उसका -1, ये π-x आएगा। सिमिलरली ये वाला नंबर भी x - π आएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है वो -π,0। तो अगर मैं लिखूं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो दिस वी कैन राइट इट एज 2 थीटा एंड π-2 थीटा एंड -π - 2 थीटा। देखो मैंने ये सब वैल्यूज लिखी, क्यों, क्योंकि
थीटा अगर -π/2 टू π/2 है तो 2 थीटा -π टू π लाई करेगा। मतलब ये, और जैसे ये वाला नंबर -π है, ये वाला नंबर इधर में पाई है, तो जो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग है वो -π से π के बीच में लाई कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया। तो ये 2 थीटा मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स कब आता है, व्हेन 2 थीटा इज लाइंग बिटवीन -π/2 टू π/2। पाई -2 थीटा कब आएगा, मतलब इधर इट मींस 2 थीटा इज ग्रेटर देन π/2। और -π-2 थीटा कब आएगा, व्हेन 2 थीटा इज लेस देन -π/2। तो अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, मैं पेज ऐड करता हूं। जो y अपने पास आया वो आया 2 थीटा π-2 थीटा एंड -π-2 थीटा। ये आया व्हेन थीटा इज लाइंग फ्रॉम -π/4 टू π/4। ये आया थीटा इज लाइंग इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन π/2 ऑब्वियसली। और ये आया थीटा इज लेस देन -π/4 एंड ग्रेटर देन -π/4। अब इस x को तो आपने थीटा माना था, तो थीटा को tan इनवर्स x लिख देंगे। थीटा को जैसे ही हम tan इनवर्स लिखेंगे तो y अपने पास आएगा π-2 tan इनवर्स x एंड -π-2 tan इनवर्स x। करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, क्योंकि x tan थीटा था, यहाँ थीटा -π/4 टू π/4 है, तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1 to 1 आएगी। ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगी और ये वाली वैल्यू लेस देन -1 आएगी। यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1। अब उसका अगर मैं डेरिवेटिव लिखूंगा dy/dx, तो dy/dx कुछ इस तरह से आ जाएगा 2/1 + x²। कब आया dy/dx, जब x -1 से 1 के बीच में। और बाकी देखो, पाए हो या -π हो, कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 रहेगा। -2/1 + x² when x is either greater than 1 और लेस देन -1। अब उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ऑप्शन टिक कर देंगे dy/dx। इसके करस्पॉन्डिंग हम ऑप्शन टिक कर देंगे, तो dy/dx नहीं, पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2/1 + x² फॉर ऑल x mod x लेस देन 1। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। Now moving to next question, question number 4। question number 4 में we have to find domain। domain हम निकाल सकते हैं। fx अपने पास given है, fx is log3 1 minus log6 √x² - 7x + 16। ये अपने पास ऐसे लिखा हो। इस फंक्शन का डोमेन चाहिए, फंक्शन का डोमेन चाहिए। देखो, लॉग के अंदर वाला नंबर, लॉग के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग के अंदर वाला नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो लॉग अंदर में लिखा हुआ है 1 minus log6 x² - 7x + 16। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। साथ के साथ ये वाला नंबर भी लॉग के अंदर लिखा हुआ है, एंड x² - 7x + 16 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब मैं सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, इस पार्ट को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा log का बेस 6 x² - 7x + 16 is less than 1, x² - 7x + 16 is less than 6, x² - 7x + 10 less than 0। फैक्टराइज करेंगे, x की वैल्यू 225 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 225। और इधर ये वाला नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसको अगर मैंने ध्यान से देखा, क्या ध्यान से देखा, इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख रहा हूं तो 49 b² - 4ac 4 × 16, यानी d अपने पास आएगा 49 - 64, मतलब d लेस देन 0। कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, इसका इंप्लीकेशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू r नंबर। सारी रियल वैल्यूज के लिए नंबर पॉजिटिव रहेगा। और इधर से x आ रहा है 225, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो 225 आ जाएगा। तो डोमेन इसका अपने पास क्या आ जाएगा, 225। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू लिमिट हमें चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू -∞। बड़ा अच्छा सा सवाल होता है ये। tan of 2/x
अपॉन अंडर रूट 16x² माइनस एक्स प्लस 16। अब देखो हम क्या कर रहे हैं इधर, x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x² tan 2/x फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, टेम्पलेट। अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x किस तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। इफ x इज गोइंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी 2/x विल टेंड्स टू 0, तो 2/x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड कर दिया, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इधर से x² कॉमन ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, मॉड x। ध्यान रहे स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, मॉड x। 16 माइनस 1/x प्लस 1/x। अब देखो x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी है, x किस तरफ अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ये बनेगा लिमिट x approaches minus infinity x tan 2/x upon 2/x minus x under root 16 minus 1/x plus 1/x as x approaches minus infinity। देखो ये x से x कैंसिल आउट हो गए, ये वाली लिमिट अपने पास 1 आ जाएगी और एक नेगेटिव साइन बच जाएगा, सॉरी एक इधर देखो, एक ये 2 से मल्टीप्लाई किया था तो एक 2 इधर भी आएगा, तो एक 2 इधर भी आएगा, तो ये तो लिमिट 1 हो जाएगी और ये बन जाएगा -2/4, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 बचेगा, x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये दोनों टर्म 0 0 हो जाएंगे, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 0, -2/4 माइनस हाफ इज द आंसर। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कंपाउंड स्टेटमेंट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P implies negation of Q, ये लिखा हुआ है। सपोज इसका अगर मैं इक्विवेलेंट देखूं तो आप सबको याद होगा, इसका इक्विवेलेंट नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q होता है, मतलब यहाँ पे खुद ऑलरेडी नेगेशन ऑफ Q है तो ये नेगेशन ऑफ Q आएगा, अदरवाइज P implies Q is logically equivalent to negation ऑफ P और Q, ये ऐसे होता है। तो अब आप इधर से मैं देखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा नेगेशन P implies Q को लिखूंगा नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q को लिखूंगा नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ Q और P एंड Q। अब देखो इसमें अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगा दूं, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगा दूं, उसको लिखूं P एंड Q का नेगेशन, P एंड Q का नेगेशन और P एंड Q। एक ये एक स्टेटमेंट है, सपोज करो R और ये उसका नेगेशन लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ R, और उसके साथ उसका और ले रखा है, किसी स्टेटमेंट का उसके नेगेशन के साथ और विल गिव ए टोटोलॉजी, विल गिव ए टोटोलॉजी। आप सोचो अगर R ट्रू हुआ तो नेगेशन ऑफ R क्या होगा, फॉल्स होगा, नेगेशन ऑफ R क्या होगा, फॉल्स होगा, लेकिन ट्रू के साथ और इज ट्रू। अगर ये R फॉल्स हुआ तो नेगेशन ऑफ R क्या होगा, ट्रू होगा, उसके साथ उसका और फिर भी ट्रू आएगा, तो इट विल बी ए टोटोलॉजी, ये हमेशा टोटोलॉजी ही रहेगा फॉर एवरी ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को गिवन है क्या, the angular elevation of tower CD at a point due south of it is 60 डिग्री। एक ऐसे करके किसी हाइट पर एक टावर है, मैं सिंपल बना देता हूँ, ये अपने पास मैं बोल देता हूँ ये, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके साउथ में यानी नीचे की तरफ ऐसे करके, वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। मतलब एक्चुअली सिचुएशन जो है वो ऐसे है कि ये टावर खड़ा हुआ है और उसके साउथ में जा रहा हूँ, साउथ में जा रहा हूँ तो उस पॉइंट पर एक पॉइंट का जो एलिवेशन है पॉइंट ए का वो कितना है, 60 डिग्री है, एंड द
एंड एट द पॉइंट बी डू वेस्ट ऑफ ए। अब आप देखो ए के वेस्ट में, मतलब इस तरफ है बी पॉइंट, और उसका एलिवेशन वहां से, वही टॉप ऑफ टावर से, उसका एलिवेशन टॉप ऑफ टावर से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। उसका एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, सॉरी 30 डिग्री हो गया। एंड ए बी इज 5 किलोमीटर, ये जो है लेंथ 5 किलोमीटर। अब देखो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। जैसे सपोज करो ये टावर की हाइट h है, और मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, और ए का जो एलिवेशन है वो यहाँ से 60 डिग्री है। ए का एलिवेशन यहाँ से कितना है, 60 डिग्री। तो अगर ये h है तो ये h√3 हो जाएगा बिना झिझक के। अगर ये h√3 अगर हो गया है, इट मीन्स ये h है तो ये अपने पास h√3, ठीक है। अब ये h√3 हो गया। अब a और b के बीच में तो डिस्टेंस पता है, a b के कितना है, a b का 5 किलोमीटर वेस्ट में है, और a ये जो इससे कितना नीचे है, √3h टाइम्स नीचे। और अब इस पॉइंट पर जो टावर ऐसे कुछ करके किसी हाइट पे बना हुआ है, और उसका इससे जो एलिवेशन है वो अपने को दिखा रहा है। अब देखो ये थोड़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, मेरे को 2D में दिखाने में काफी मुश्किल हो रही है। तो मैं सबसे पहले जो है ना, ये लेंथ लिखूंगा। अब देखो ये लेंथ लिखूंगा तो ये लेंथ अब आपको समझ में आ गया होगा, कितना आएगा, 25 + 3h² का अंडर रूट। और अब यहाँ पर अपने को टावर खड़ा हुआ है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री, और इसकी जो हाइट है वो h है। तो अपने को पता चल गया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज h अपॉन 25 + 3h²। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो अब इसको इम्प्लाइज कर लेंगे, 1/√3 h अपॉन 25 + 3h²। now make it square and solve it. और यहाँ पर गलती हो गई, अगर tan 60 डिग्री में करूंगा तो tan 60 डिग्री h/x आएगा, तो x की वैल्यू h/√3 आएगी। तो ये जो है यहाँ पर ये h/√3 आएगा, सॉरी एक्सट्रीमली, ये अपने पास h/√3 आएगा। और यहाँ पर जो है फिर वो अपने पास गड़बड़ हो गई, ये अपने पास h²/3 आएगा, ये अपने पास h²/3 आएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर निकाल लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट चॉइस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव गिवन x इज sin 2θ, और थीटा में लिख रहा हूँ, थीटा इज tan इनवर्स 2√3। तो इससे आया tan θ इज 2√3, and we have to find sin 2θ, मतलब 2 tan θ upon 1 + tan² θ। वैल्यू है, सिंपली पुट कर दो, 2 tan θ मतलब 2√3 अपॉन 1 + 2√3 का स्क्वायर मतलब 12। तो ये अपने पास आएगा 4√3/13। ये अपने पास x आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, x। नाउ वी हैव टू फाइंड y। अब अपने को y चाहिए, तो y निकालने का क्या तरीका है, y इज sin α/2, एंड अल्फा अगर आप लिखेंगे तो अल्फा इज tan इनवर्स 12/5। तो इससे देखेंगे तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, 12/5। और tan अल्फा की हेल्प से हम tan α/2 निकाल सकते हैं। अगर मैं tan अल्फा को लिख दूं, क्या लिख दूं tan अल्फा को, 2 tan α/2 अपॉन 1 - tan² α/2। ये वाली वैल्यू 12/5 हो जाएगी, 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। tan α/2 को t बोल दिया, tan α/2 को क्या बोल दिया, t। तो ये अपने पास आ जाएगा 5t = 6 - 6t²। नाउ वी कैन सॉल्व t, 6t² + 5t - 6 is 0। अब t की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, t की वैल्यूज सॉल्व करेंगे तो 36। अच्छा ठीक है,
6t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 4t माइनस 6 इज 0। 2 3t कॉमन आ जाएगा, 3t कॉमन आने के बाद हम लिखेंगे 2t प्लस 3 माइनस 2 2t प्लस 3। तो t की दो वैल्यूज आएंगी, एक t की वैल्यू 2/3 आएगी और दूसरी t की वैल्यू -3/2 आएगी। -3/2 tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू को ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब देखो अल्फा हमने माना है tan इनवर्स ऑफ सम पॉजिटिव नंबर, इट विल कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर उसका एंगल हाफ करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, मतलब tan अल्फा बाई 2 पॉजिटिव ही आएगा। tan अल्फा बाई 2 जो अपने पास आएगा इधर से tan अल्फा बाई 2, वो अपने पास सिंप्लीफाई होकर आया 2/3, कितना आया 2/3। नाउ वी हैव टू फाइंड sin अल्फा बाई 2। अब sin अल्फा बाई 2 की वैल्यू तो अब आप देख ही लो क्या आ जाएगी, tan अल्फा बाई 2 पता है 2 अपॉन √13 हो जाएगी, 2 अपॉन क्या हो जाएगी √13। Now we have to check which of the following option is correct. X is 1 minus y, x 1 minus y की y square equals to x by √3 y square। इस नंबर के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4/13, और इसका हाँ तो ठीक है, ये डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट। Now moving to next question, the points on the curve fx लिखा हुआ है, fx is written as x upon 1 minus x square, and we have to find the points where the tangent to head slope equals to unity. It means slope of tangent is unity, slope of tangent is unity। f dash x अप्लाई करेंगे, f dash x फाइंड आउट करेंगे, f dash x फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्वोशिएंट 2 लगाया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू -2x, और ये 1 के बराबर आ गया, स्लोप इसका 1 के बराबर चाहिए, तो अपने पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इट विल कम 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, x की पावर 4 इज 3x स्क्वायर। तो इधर से जो x की वैल्यूज आएंगी, एक तो 0 आएगी और x स्क्वायर 3 के बराबर आ गया, तो एक √3 और एक -√3, तो अपने पास तीन वैल्यूज आएंगी 0 √3 एंड -√3। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज, हमें इन तीन वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना है, इन तीन वैल्यूज का सम कितना आ जाएगा 0। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस पेपर का ये सबसे अच्छा सवाल है कि अपने को लिखा हुआ है कि fx एक ऑड फंक्शन है, देन वी हैव टू फाइंड gx a to x f of t dt। ये फंक्शन कैसा है, ऑड है इवन है, एक इवन के लिए ऑप्शन दे रखा है, एक ऑड के लिए ऑप्शन दे रखा है। तो इवन ऑड निकालने के लिए g of -x निकालेंगे, g of -x होगा a to the limit integral a to -x f of t dt। now अब क्या करो, अपने को गिवन है कि fx is odd, we have given fx is odd, हमें ये गिवन है कि fx odd है। अगर एक बात बताओ, fx अगर odd है तो देख लेते हैं क्या, t को रिप्लेस करते हैं -y से, तो dt आ जाएगा -dy, और अब ये जो फंक्शन है g of -x, देखो क्या बनेगा, लिमिट्स अब y की आएंगी तो y की लिमिट -a to x f of -y dy की जगह -dy, dt की जगह -dy। अब ये fx ऑड है, ऑड का मतलब f of -x is minus f of x, तो ये नेगेटिव साइन बाहर देगा, एक नेगेटिव पहले से है, तो g of -x will become -a to x f of y dy। अब आप देखो ये जो इंटीग्रल है, उस इंटीग्रल को मैंने ऐसे लिखा, g of -x is -a to a f of y dy plus a to x using properties of integral dy। अब आप देखो ये इंटीग्रल तो 0 ही हो गया, ये इंटीग्रल तो कैसे हो गया 0, -a to a, ऑड फंक्शन का इंटीग्रल -a to a, तो ये इंटीग्रल 0 हो गया, तो g of -x किसके इक्वल आया, g of -x is a to x f of y dy, और यही g of x भी दे रखा है, तो क्योंकि इंटीग्रल का वेरिएबल तो डमी होता है, तो ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है अपना, ये ट्रू आ गया, इवन है तो ऑड तो नहीं है, बी ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। अब वैसे आपको चेक करना पड़ेगा सी और डी के लिए कि पीरियोडिक फंक्शन है क्या, पीरियोडिक फंक्शन का
इंटीग्रल हमेशा पीरियोडिक रहेगा? नहीं। अगर मैं एक कांस्टेंट फंक्शन लेता हूँ, सपोज करो कांस्टेंट फंक्शन लेता हूँ, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल करो, लीनियर आएगा विच इज नॉट पीरियोडिक। और पीरियोडिक का हमेशा नॉन पीरियोडिक रहेगा, ये भी गलत बात है। पीरियोडिक का पीरियोडिक भी आ सकता है। तो ये ABCD सारी बातें हमेशा सही नहीं है, बट A is always true. Now moving to next question, the area bounded between the curve y equals to e की पावर x cos x, ये y1 बोल देता हूँ और y2 बोल देता हूँ e की पावर x sin x, और x मैंने बोल दिया कहाँ से कहाँ तक है, π/4 से π/2। अब मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि π/4 से π/2 e की पावर x cos x और e की पावर x sin x में बड़ा नंबर कौन सा है। तो एक बात तो सबको पता ही है, सबको ये बात पता है कि π/4 से π/2 में बड़ा नंबर sin x होता है और छोटा नंबर cos x होता है। हम ग्राफ बना सकते हैं, sin x का ग्राफ ऐसे आएगा और cos x का ग्राफ ऐसे आएगा, 0 से π/2 के बीच, π/2 तक ही बना लेता है। तो अब आप देखो ये बराबर मीट तो π/4 पर करते हैं, π/4 से π/2 साइन बड़ा है और कॉस क्या है, छोटा है। तो अब एरिया क्या लिखेंगे, e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x इंटीग्रल dx, x एक्सिस के ऊपर तो है ही क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इंटीग्रल π/4 से π/2। अब ये वैसे स्पेशल इंटीग्रल है, e की पावर x sin x प्लस sin x माइनस cos x dx, और स्पेशल इंटीग्रल आपको याद होगा e की पावर x fx, e की पावर x इंटू fx प्लस f डैश x का इंटीग्रल e की पावर x fx होता है। तो माइनस cos x को, अगर मैंने माइनस cos x को fx माना तो उसका डेरिवेटिव प्लस sin x हो जाएगा, मतलब ये इसका जो इंटीग्रल है वो ये बनेगा e की पावर x माइनस cos x, लिमिट्स पुट करेंगे π/4 से π/2, π/2 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और π/4 पुट करेंगे तो e की पावर π/4 cos π/4 is 1/√2, तो e की पावर 4/√2। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व पासिंग थ्रू दिस कर्व 2,7/2 से पास कर रहा है, हैविंग स्लोप dy/dx अपने को दे रखा है, dy/dx कितना दे रखा है, 1 माइनस 1/x²। तो इंटीग्रेट कर देते हैं तो y आ जाएगा x माइनस x प्लस 1/x, सॉरी x प्लस 1/x प्लस c, और ये जो पॉइंट है वो 2,7/2 से पास हो रहा है। x को 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 प्लस 1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू है जो हाफ आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, सॉरी हाफ नहीं, c की वैल्यू 1 आ जाएगी सिंप्लीफाई करने पर, c will come out to be 1, और c जैसे ही अपने पास 1 आया तो अपने पास y बन जाएगा x प्लस 1/x प्लस 1। अब आपसे पूछ रखा है ऑल्सो पासिस थ्रू, अब वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे इस पॉइंट से पास कर रहा है तो -3/2 इज -2 माइनस 1/2 प्लस 1, तो सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। x को जैसे ही -2 करेंगे y कोऑर्डिनेट -3/2 नहीं आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है ए बैग कंटेन्स 2 रेड, 2 रेड है, 3 white है and 5 black balls है। A ball is drawn, is color is noted and replaced, एक बॉल ड्रॉ की गई, कलर नोट किया, उसको रिप्लेस किया गया। If the probability of getting a red ball for the first time in the nth trial is at least, तो सबसे पहले रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप देखो अपने पास 10 बॉल्स हैं बॉक्स में, उनमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले 2/10, और बॉल रेड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/10, इसको हम लिख सकते हैं 4/5, इसको लिख सकते हैं 1/5, और P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ऑन nth ट्रायल, मतलब उससे पहले रेड बॉल नहीं आएगी, तो मतलब n-1 ट्रायल तक तो रेड बॉल नहीं आई, मतलब 4/5 to the power n-1 into 2/5, और ये प्रोबेबिलिटी
इज एटलीस्ट 2/5, मतलब ये 2/25 से क्या है, बड़ी है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, मतलब 4 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 टू द पावर n-2। कैसे आया, देखो ये 5 की पावर n-1 है, ये 5 है, तो 5 की पावर n मल्टीप्लाई हुआ, 25 को लिखा 5 स्क्वायर, मतलब 4 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन 5 की पावर n-2। तो अब हिट एंड ट्रायल से चेक कर लो, जैसे n को अगर मैं 4 पुट करता हूँ, n को क्या पुट करता हूँ 4, लेट मी चेक, n को 4 पुट करूंगा तो 4 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है 4 पर। तो 5 चेक करेंगे, 5 चेक करेंगे तो 4 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 5 क्यूब, तो ये सही नहीं है। 4 की पावर 4, अच्छा 4 की पावर 4 कितना होता है 256, और 5 क्यूब कितना होता है 125, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये मतलब मैंने गलत इम्प्लीकेशन। अब n को 6 चेक करो, n को जैसे ही 6 चेक करोगे तो 4 की पावर 5 आएगा, इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 4, और 5 टू द पावर 4 होता है 625, और 4 की पावर 5 बनेगा 256 इंटू 4। तो ये ऑब्वियसली जो प्रोबेबिलिटीज एटलीस्ट देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, तो मैंने क्या बोला, ये प्रोबेबिलिटी आई, दिस इज एटलीस्ट 2/25, मतलब ये 2/25 तो हुई, मतलब 4 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो 4 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो n को जैसे ही मैं 6 पुट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं n को क्या पुट कर रहा हूँ 6 पुट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, n को जैसे ही मैं 6 पुट कर रहा हूँ तो आ रही है 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 बनेगा 256 इंटू 4, और इधर 5 की पावर 4 25 स्क्वायर, तो ये तो पड़ता ही है। लगता है इस क्वेश्चन में कुछ एरर ही है। 4 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन 5 की पावर n-2, तो n7 में चेक करूँ तो 4 की पावर 6 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 कितना आएगा 625 इंटू 5, और ये बनेगा 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 का क्यूब, 16 का क्यूब अपने पास नंबर आएगा, एक्चुअली अपने पास यही होना चाहिए कि 4 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन 5 की पावर n-2, उसके बाद आप हिट एंड ट्रायल से देखेंगे तो n 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 7 सबके लिए पॉसिबल हो रहा है। तो अब मेरे को नहीं लगता ये 7 तक है, उसके आगे भी एक बार ये अपने को चेक करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने पर आऊं तो लॉग में इक्वेशन बनेगी, अब लॉग की वैल्यूज गिवन नहीं है, और ये 5 क्या 6 के लिए भी ट्रू हो रहा है, अगर जैसे n को मैंने 6 पुट किया तो इधर 4 की पावर 5 बनेगा, 4 की पावर क्या बनेगा 5, अब 4 की पावर 5, तो जो नंबर है वो 2 की पावर 10 होगा, और ग्रेटर देन 5, n को मैंने क्या पुट किया है 6 पुट किया, तो यहाँ 5 की पावर 4 बनेगा, 5 की पावर 4 का मतलब है 625, तो 2 की पावर 10 1024 होता है, इज ग्रेटर देन, तो ये तो 6 के लिए ट्रू है, तो 6 भी हो सकता है, 7 भी लाइकवाइज हो सकता है, तो इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, we have given, देखो हमें क्या गिवन है, if abc are non zero real number, if abc are non zero real number, the system of equations की बात की है, y plus z is a plus 2x, दूसरी इक्वेशन है x plus z is b plus 2y, और तीसरी इक्वेशन है x plus y is c plus 2z। नाउ अब हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं,
सकते हैं। जैसे ही मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो अपने पास आएगा a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, इधर 2x इधर 2y इधर 2z, इधर भी 2x इधर 2y 2z, तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। और अपने को ये भी गिवन है कि b प्लस 4a प्लस c बाय 4, सॉरी, b is also equals to, b is also equals to किसके इक्वल है? b 4a प्लस सी बाय 4। अब इधर से देखो जैसे, और मेरे को सम ऑफ द रूट चाहिए, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका सम ऑफ रूट चाहिए। सम ऑफ रूट चाहिए t1 प्लस t2, कितना आएगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए निकालना तो आसान है, इधर सी को पुट कर दो ना। सी कितना आ रहा? माइनस ए माइनस बी, पुट इट हियर, तो b इक्वल्स टू 4a माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 4। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5b बाय 4 इज 15a बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, b बाई ए अपने पास 3 आ गया, तो सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए माइनस 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है और वी हैव गिवन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? 3a माइनस 2y। देन वी हैव टू फाइंड a5। अब देखो a5 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले a क्यूब निकालना होगा। a क्यूब को लिखेंगे a इंटू ए स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3a माइनस 2y। नाउ माइनस 2a, और a स्क्वायर की जगह आप फिर फर्दर पुट करेंगे तो 3 इंटू 3a माइनस 2i माइनस 2a, तो ये अपने पास बनेगा 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a मतलब 7a माइनस 6i, 7a माइनस 6i, ये अपने पास बन गया a क्यूब। एंड वी हैव टू फाइंड a5। a5 को लिख सकते हैं a क्यूब इंटू ए स्क्वायर। a क्यूब आया 7a minus 6i, and a square we also know 3a minus 2i। now multiply it, तो ये अपने पास आएगा 21a square minus 14a minus 18a plus 12i, क्योंकि i स्क्वायर इज i, और a स्क्वायर को आप फिर लिखेंगे 21, 3a minus 2i minus 32a plus 12y। This will be simplified 63 minus 32 to 31a. This will be simplified as 31a, और i minus 42 minus 30, तो ये अपना ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड वी हैव टू फाइंड अल्फा बीटा। अल्फा a का मल्टीपल है 31 और बीटा b का मल्टीपल है, मतलब माइनस 30। अल्फा इंटू बीटा माइनस 630 माइनस 930 हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है ए लाइन एल लाइज इन द प्लेन। एक लाइन एक प्लेन पे लाई कर रही है, इज सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन के ये लाइन परपेंडिकुलर है। सपोज कर लेते हैं लाइन तो परपेंडिकुलर कई सारे को हो सकते हैं, मैं ये नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये इसके नॉर्मल की तरह हो जाएगा। ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। If the line passes through the point of intersection of given line and the given plane, then which of the following point does not satisfy the line है। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये लाइन जो है वो हमेशा इस प्लेन की नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ इसकी परपेंडिकुलर भी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ normal to the plane and direction of given line। तो normal to the plane तो अपने को पता है n1 is 2i minus j minus k, and direction of given line is 2i plus j plus 5k। इनका क्रॉस करेंगे
इनका क्रॉस कर लेते हैं, इनका क्रॉस करेंगे तो आई जे के 2 - 1 - 1 2 1 5 क्रॉस करेंगे तो आई के साथ आएगा -5 + 1 माइनस जे के साथ क्या आएगा 10 + 2 प्लस के साथ अपने पास आएगा 2 + 2, तो ये बनेगा -4 आए -12 जे +4 के, मतलब बनेगा डायरेक्शन ही तो चाहिए, -4 कॉमन ले लेते हैं, आई कैप +3 जे कैप -के कैप, तो रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन आ गई। ये किसकी डायरेक्शन है कि रिक्वायर्ड लाइन की। इन द गिवन लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन एंड द गिवन प्लेन। जो ये गिवन प्लेन है, गिवन प्लेन अपने पास क्या लिखा हुआ है 2x - y - z = 4, और गिवन लाइन अपने को क्या गिवन है, गिवन लाइन इज गिवन एज x - 2/2 y - 3/1 एंड z - 4/5। इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो x को बोल देता हूँ 2 लैम्डा + 2, y को बोल देता हूँ लैम्डा + 3 एंड z को बोल देता हूँ 5 लैम्डा + 4। लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन, ये उस प्लेन पर लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा देता हूँ। 2x मतलब 4 लैम्डा + 4 -y मतलब लैम्डा -3 - z मतलब 5 लैम्डा -4 इज 4। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास आ रहा है 3 लैम्डा, और तो ये अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम +3 लैम्डा, तो 2 लैम्डा = -7, तो लैम्डा = -7/2। लैम्डा को -7/2 पुट किया तो पॉइंट आ जाएगा -5, -7/2 मतलब -½ +5 लैम्डा मतलब -35/2 मतलब -35 और 8, -35 + 8 / 2, तो ये अपने पास बनेगा -27/2। अब अपने को लाइन की डायरेक्शन पता है, लाइन पर पॉइंट पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई द लाइन। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा उस लाइन को सेट, लाइन की इक्वेशन पुट करेंगे, लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। लाइन की इक्वेशन जो गिवन लाइन, जो नई लाइन है उसकी डायरेक्शन तो ये है, पॉइंट ये है, तो अपने पास इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन विल कम आउट टू बी x - x + 5 divided by 1 equals to y + ½ divided by 3 is equals to z + 27/2 divided by -1। नाउ we will check कि कौन सा पॉइंट इस पे लाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी वो करेक्टली इससे मैच हो जाएगा, 316 उस पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A line passes through point A2, -7, A2, -7 and meet the line BC at B। देखो, एक पॉइंट A है और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, -7 है, और ये पॉइंट B है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है 3x - 4y + 1 = 0, और द इक्वेशन ऑफ लाइन सज दैट AB और AC ऐसे करके ये इक्वल है। तो अगर ऐसे करके इक्वल है तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा सेम रहेगा। देखो, ये थीटा पता है, इस लाइन का स्लोप मैं m मान लेता हूँ, और इसका स्लोप देखो कितना आएगा, इसका स्लोप अपने को इसकी इक्वेशन दे रखी ना 4x + y = 1, तो इसका स्लोप आ जाएगा -4 और इसका स्लोप आ जाएगा m3/4। तो मैं tan थीटा इधर से लिखूंगा, tan थीटा इधर से लिखूंगा, तो tan थीटा ऊपर से लिखोगे तो कितना m1 - m2, तो 3/4 + 4/1 + m1 m2 होता है, तो -4 × 3/4 होता है। मॉड दिस इज इक्वल्स टू, इसका स्लोप m है तो इसको लिखेंगे m - 3/4/1 + 3m/4, इससे m की वैल्यू आ जाएगी। 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 4 से 4 क्या होगा कैंसिल आउट, तो बनेगा 16 + 19/4 19/8 =
m माइनस 3/4 और 1 प्लस 3m/4 या प्लस माइनस 19 के इक्वल करेंगे। दो वैल्यूज आएंगे, एक बार प्लस के बराबर करेंगे और एक बार माइनस के। जब मैं इसको प्लस के बराबर करूंगा तो m माइनस 3/4 will come out to be 19/8 into 1 plus 3m/4। LCM वगैरह ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4m minus 3 divided by 4 equals to 19/8। 4 plus 3m divided by 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 32m minus 24 equals to 19 4 जा 76 plus 57m। एक तरफ लेके आ गए, एक तरफ लेके आ गए तो अपने पास आ जाएगा इधर से, तो ये बनेगा -100 इक्वल्स टू 25m। तो m की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, अब माइनस के इक्वेट करेंगे तो भी एक वैल्यू आएगी, तो मैं लिखूंगा -19/8 इज इक्वल्स टू m minus 3/4 upon 1 plus 3m/4। सिंप्लीफाई कर लो जरा, -19/8 4m minus 3 upon 4 plus 3m मल्टीप्लाई करो तो -76 minus 57m equals to 32m minus 24। एक तरफ लेके गए, एक तरफ लेके गए तो 76 में 24 ऐड किया तो ये बना -52 और इधर 57 में ये 57 प्लस 32, 57 प्लस 32 मतलब 89 है। तो m की वैल्यू आ जाएगी -52 डिवाइडेड बाय 89। अब ये अपने पास स्लोप बच जाएगा, क्योंकि m -4 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो -4 तो इसी लाइन का स्लोप है, तो उसके पैरेलल तो नहीं आएगा, इसके पैरेलल तो नहीं आएगा, तो ये m अपने पास बन जाएगा। तो m की वैल्यू ये बन गई। तो m की वैल्यू बनने के बाद x बाई ये लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब वो अपने को m की वैल्यू तो आ गई, मतलब इसका m अपने पास आ गया। पॉइंट तो पता ही है ना, 2, -7। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। इस लाइन की क्या लिखेंगे? इक्वेशन। इक्वेशन लिखने का तरीका होगा y minus y1 equals to m minus 52/89 x minus 2। now we have to simplify, मतलब अपने को पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो उसके बाद आंसर, तो आंसर ए आ जाता है। इन क्वेश्चन नंबर 18 ABC is a triangle right angle at vertex A। अब देखो ये एंगल 45 दे रखा है, तो ये एंगल भी 45 होगा। ये तो पूरा ज्योमेट्री का ही सवाल होगा कि ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है। तो देखो जैसे अगर मैं ये पूरा करता हूँ तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये इस पे परपेंडिकुलर होकर ये भी 45 है, तो ये ऊपर आर है तो ये भी आर बन जाएगा। और अगर ये आर है तो ये भी आर बन जाएगा, तो ये नीचे 3r है, और ये नीचे 3r कितना दे रखा है? 6। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब अपने को चाहिए द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर विच लाई इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब पूरे सर्कल के एरिया से ये बाहर अपने को निकालना। तो सबसे पहले तो R2 आ गया। R2 आने के बाद अगर मैं देखूं, देखो क्या ये अपने पास ऐसे करके लिखा हुआ है, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? हाफ r²। तो हाफ इंटू 4, मतलब ये ट्राइंगल का एरिया 2 हो गया। और ये जो पूरा सर्कुलर सेक्टर है उसका एरिया कितना आएगा? पाई r²। पाई r², पाई में से पाई r², मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये एरिया पाई हो गया। अब पाई में से पूरे में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो पाई -2 इज द एरिया ऑफ दिस रीजन। दिस एरिया ऑफ दिस रीजन इज पाई -2। और जो टोटल 4 पाई था उसमें से अगर ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पाई -2, तो इट विल बिकम एरिया ऑफ दिस रीजन, एंड इस रीजन का एरिया डिमांड कर रहा है 3 पाई + 2 इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है E1 E2 आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ दिस इलिप्स x² by 18 plus y² by 4 equals to 1। ये दो इलिप्स हैं, इनकी
ये इलिप्स है, इसकी सेंट्रिसिटी लिखेंगे इवन, इवन इसकी सेंट्रिसिटी रहेगी 1 माइनस 4/18 मतलब का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट ये 2/9 मतलब √7/9, √7/3 लिख दिया। और इसेंट्रिसिटी x²/9 माइनस y²/4 इक्वल्स टू 1, तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी टू 1 + 4/9 आ जाएगी, तो ये √13/3 होगी। Even E2 is a point lie on this ellipse, मतलब 15x², even E2 मतलब ये even ही तो x कोऑर्डिनेट है, even स्क्वायर कितना आएगा 7/9, 3y² y² कितना आएगा 13/9 इसके, तो अब ये आ ही गया k अपने पास कितना आ जाएगा 9 डिनोमिनेटर में 69 नहीं 39 प्लस 15 7 जा 105, तो ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 16, तो k की वैल्यू 16 हो जाएगी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, p and q are the points in the argand plane represents complex number z, ये p है and 3z plus 2 plus iota is q and mod z is 2, we know mod z is 2, then q move on a circle, देखो q मूव कर रहा है सर्कल पर, मतलब 3z plus 2 plus iota, इसको हम h plus iota k बोल दें, क्योंकि रियल पार्ट h होगा, इमेजिनरी पार्ट k होगा, तो z को x plus iota y पुट कर लेते हैं, तो 3x plus 2 h के बराबर आ जाएगा और k इक्वल्स टू 3y plus 1 के बराबर है। और अपने को क्या पता है कि mod z is 2, अगर मैंने z को x plus iota y पुट किया है, z को x plus iota y पुट किया, mod z मतलब x² plus y² का अंडर रूट, तो इधर से मैं देख रहा हूँ 3x is equals to h minus 2 and 3y equals to k minus 1, now square and add, तो 9x² plus y² is h minus 2 का होल स्क्वायर प्लस k minus 1 का होल, तो x² plus y² की वैल्यू तो पता ही है 4, तो 36 इक्वल्स टू h minus 2 का होल स्क्वायर प्लस k minus 1 का होल स्क्वायर, और h और k ये q का लोकस है, यही q का लोकस है, तो 36 अपने पास आ गया x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 1 का होल स्क्वायर, तो whose सेंटर और रेडियस चाहिए, तो सेंटर हो जाएगा 2,1 एंड रेडियस कितना हो जाएगा 6, सेंटर 2,1 एंड रेडियस 6, 2,1 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 2 plus iota एंड रेडियस 6, option C will be the right choice. Now moving to question number 21, let AB is a focal chord of parabola and D and C be the foot of perpendicular from A and B, तो एक पैराबोला अपने हमने वही अच्छा सा अपना पैराबोला y² = 4x लिख लिया और इसकी मैंने डायरेक्ट्रिक्स बना दी और आपको बोल रखा है कि इसकी एक फोकल कॉर्ड है, इसकी क्या है एक फोकल कॉर्ड है, लिख दी मैंने फोकल कॉर्ड AB। अब अगर ये फोकल कॉर्ड AB है and C and D be the foot of perpendicular from A and B to upon directrix respectively, मतलब A से D है और B से C है, डिस्टेंस CD, ये जो लेंथ है वो कितनी है 6 है, ये जो लेंथ है वो कितनी है 6, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 80² 280 बोलूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 80², अगर मैं इसको बोलूं 80² 280, और अगर ये फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट -1 होता है, फोकल कॉर्ड के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है, तो a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/t² - 2a/t, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो इनके जो y कोऑर्डिनेट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो सेम ही आएंगे, मतलब 2at प्लस a/t, 2at प्लस a/t, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे -a, 280 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी -a, -2a/t, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट का सम डिस्टेंस आ जाएगी 280 प्लस 80 इज 6 एंड वी नो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, ABCD ट्रेपीजियम का एरिया। अब देखो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख रहा हूँ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये अपने पास पैरेलल साइड्स है,
ये एक पैरेलल साइड है और ये एक पैरेलल साइड, तो ये वाली साइड का सम ए टी स्क्वायर प्लस ए, और ऊपर वाली साइड का सम ए टी ए बाई टी स्क्वायर प्लस है और ए टी स्क्वायर प्लस, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज 6 इज 36, तो ये वैल्यू आ गई 3, 3 से 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास बन जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, एन टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर हो गया, ये कितना आ गया 12। अब इधर से देखो, सॉरी ये 280 प्लस 280 2a बाई टी आएगा क्योंकि इधर भी 280, तो इधर से देखो a इंटू टी प्लस 1 बाई टी, ये वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, सिंप्लीफाई कर लो, a की वैल्यू को पुट कर दो, जैसे ही मैं a की वैल्यू को इधर में पुट करूंगा तो अपने पास क्या आने वाला है देखो, 3t प्लस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी टू द होल स्क्वायर इज 12, 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, implies t plus 1 by t equals to 4। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए देखो, then length of the chord AB chord की जो लेंथ है वो अपने को चाहिए, अब AB की लेंथ अपने को चाहिए हाफ सम ऑफ द, अब AB chord की लेंथ, AB देखो chord की लेंथ होती है a t plus 1 by t का होल स्क्वायर, a t plus 1 by t का होल स्क्वायर, a की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी t प्लस 1 बाई टी, ए को पुट करेंगे तो ये 3/4 आएगा, ये कितना आएगा 3/4, तो ये जो लेंथ है वो बनेगी 3/4 इंटू 4 स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, ये लेंथ कितनी बनेगी 12। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ए टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर यूज किया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनसी का है, ए टोटल ऑफ 6 बॉयज एंड 6 गर्ल आर टू सिट इन ए रो अल्टरनेटिवली, मतलब बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ऐसे अल्टरनेट अरेंजमेंट है, एंड इन ए सर्कल लेट एम बी द अरेंजमेंट इन ए रो, ये रो में अरेंजमेंट है। अब रो में अरेंजमेंट तो बॉयज अपनी जगह इंटरचेंज हो सकते हैं, गर्ल्स अपनी जगह इंटरचेंज हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो ये अरेंजमेंट या तो बॉय से स्टार्ट होगा या गर्ल से स्टार्ट होगा, ऐसे दो अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, इट आइदर ए अरेंजमेंट स्टार्ट विद ए बॉय और ए गर्ल, तो अपने पास इधर एम चॉइसेस हो गए, रो में अपने पास कितने नंबर आ गए 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू, और एन जब सर्कल में बैठेंगे बॉयज गर्ल्स अल्टरनेट, बॉयज 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 बॉयज, 1 2 3 4 5 6 बॉयज बिठाने, सर्कल में 6 बॉयज को बिठाने के कितने तरीके 5 फैक्टोरियल वेज, और अब सर्कल में कितने गैप्स बचे हुए, इधर बॉयज आ गए, इधर कितने आ गए बॉयज आ गए, ध्यान से देखो जैसे ही इधर बॉयज फिल हुए तो गैप्स में गर्ल्स आ जाएं, इधर गर्ल्स आ जाएं, क्योंकि 6 ही गर्ल्स हैं 6 ही गैप्स होंगे, तो 6 फैक्टोरियल तरीके से गर्ल्स आपस में अरेंज हो जाएंगे, तो ये एन हो जाएगा। अब देखो मैंने बॉयज के लिए 5 फैक्टोरियल लिखा, गर्ल्स के लिए 6 फैक्टोरियल लिखा, क्यों, क्योंकि सर्कल में अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हो तो सर्कल खत्म हो जाता है, तो अपने पास 6 प्लेसेस हो गए, 6 ही गर्ल बची, उनको अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे, तो एन अपने पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और एम आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, तो एम बाय 10 एन चाहिए था, बराबरी की 6 फैक्टोरियल इंटू 2 और 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई और कर दिया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, और ये 5 से ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 12/10 बचेगा, मतलब 1.2 आंसर होगा, कितना आंसर होगा 1. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी वेक्टर ए इज गिवन एज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b is also given as i cap minus j cap plus 2k cap, vector c is given as x minus 2 I cap minus x minus 3 j cap minus k cap, and c lies between a and b, मतलब c lies in plane of a and b implies box abc 0, बॉक्स को 0 कर देंगे x की वैल्यू आ जाएगी, बॉक्स को 0 कर देंगे x की वैल्यू आ जाएगी, बॉक्स क्या लिखेंगे 1 2 3 1 minus 1 2 and x minus 2 minus x minus 3
-1 को 0 कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी, x शायद 4/3 आता है, तो 1/x 3/4 हो जाएगा 0.75। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट करना है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, अच्छा 1 + x², ये तो मतलब ये कुछ इस टाइप से हुआ, x², अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x की पावर -3, आप कहोगे सर 2 ही था, लेकिन वो -3 मैंने से इस ब्रैकेट्स इस स्क्वायर रूट से x² कॉमन ले लिया, x की पावर -2 + 1, नाउ पुट x की पावर -1 को t², x की पावर -2 + 1 को t² पुट करो तो आएगा -2 x की पावर -3 is 2t dt/dx, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो x की पावर -3 dx वो बन जाएगा -dt -t अपॉन t का इंटीग्रल, तो ये बनेगा -t। अब -t आप क्या लिखेंगे, t हम लिखेंगे सर √1 + x² डिवाइडेड बाय x + c। तो इधर से देखेंगे जो fx है वो fx अपने पास बनेगा -√1 + x², और f(1) -√2 है, ठीक है, तो f(√3) कितना आएगा, f(√3) x को जैसे √3 पुट करेंगे तो ये -√1 + 3 मतलब -√4 मतलब -2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, √5 √7 to the power 8 to the power 1024, इसमें इंटीग्रल टर्म चाहिए, जनरल टर्म लिखी tr+1 is 1024 cr √5 to the power 1024 minus r/2, 7 to the power 7 to the 8th root of 7 to the power 1024, सॉरी 1024 पे लिख रहा हूँ, so is r। अब देखो ये ऐसा बना 1024 cr 5 to the power 1024 minus r divided by 2 and 7 to the power r/8। अब आप देखो ये दोनों अगर इंटीजर चाहिए तो ये r 8 का मल्टीपल होना चाहिए, r क्या मल्टीपल होना चाहिए, 8 का, क्योंकि तभी ये नंबर आएगा, तभी ये इंटीजर आएगा ये वाला। और अगर r7 की r अगर 8 का मल्टीपल होना चाहिए, और जब r 8 का मल्टीपल है तब ये अपने पास इंटीजर आएगा, क्योंकि 5 की पावर ये ऊपर वाला नंबर अपने को इवन चाहिए, 1024 इवन है, इवन से इवन सब्ट्रैक्ट होगा, इवन ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। क्यों नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा 1024 से छोटी रहेगी, तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपने को ये देखना है कि r 8 का मल्टीपल रहे। अब r अपने पास लाई करेगा 0 से लेके 1024, हम 8 के मल्टीपल लिखेंगे तो 0 8 16 अप टू 1024 आ जाएगा, तो ये मल्टीपल काउंट करेंगे तो 1024 डिवाइडेड बाय 8 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 16 24 ऐसे करके आ जा रहा। तो अगर मैं लिखूंगा तो ये नंबर 128 + 1 129 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 129। जो टर्म्स है वो आएंगी अपने पास इंटीजर, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो इंटीजर नहीं आएंगी, वो इरेशनल नंबर्स आएंगी। इस तरह अपना जेईई मेन 71 का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।